सकता है। साथ ही इन विभिन्न समूहों को कुछ अधिकार, शक्तियां और पद भी सौंपे जाते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि समूहों में ऊंच नीच का क्रम बना जाता है और इसी के फलस्वरूप सामाजिक स्थिरीकरण जन्म लेता है। स्थिरीकरण समाज की विभिन्न परिस्थितियों का क्रम विन्यास है। स्थिरीकरण क्या है? समाज की विभिन्न परिस्थितियों का क्रम विन्यास, एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इनके आधार पर स्थिरीकरण की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली विशेषता है, यह अपनी प्रकृति में सामाजिक है। मतलब इसकी जो प्रकृति है वो क्या है? सामाजिक है। समाज के आधार पर ही हम किसी भी व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन या पद का निर्धारण करते हैं। समाज में स्वीकृत मापदंड, धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संस्थाएं भी समाज में स्तरीयकरण उत्पन्न करती हैं। यह जैविक आधारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि विभिन्न सामाजिक आधारों पर आधारित होता है या विभिन्न सामाजिक पदों व परिस्थितियों के तरीके से होता है। दूसरी विशेषता, स्थिरीकरण की अवधारणा प्राचीन काल की देन है। ये कोई एक नया अभी से शुरू होने वाला नहीं है। प्राचीन या इतिहास को हम उठा के देखें तो प्राचीन काल में भी क्या थी? ये स्थिरीकरण की व्यवस्था थी। कैसी थी? प्राचीन काल में दास दासियां हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। ये कहते हैं ना, फलाना राजा, ये राजा, वो राजा। जो आज हमारे यहाँ नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब क्या है? राजा। और इनके क्या होते हैं? कुछ नौकर होते हैं या काम करने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं दास, दासियां। तो मालिक और नौकर या राजा और दास, ये जो परंपरा है वो क्या है? प्राचीन समय से है। और हमारे सामाजिक जो मानदंड हैं वो पहले से ही इसको स्वीकार करते हैं और इस तरह से पाया जाता है। तो समाज में जो स्वीकृत मानदंड हैं, परिवार के अंदर विवाह के पश्चात नातेदारी के आधार पर हम ये जो सामाजिक स्थिरीकरण उत्पन्न करती हैं वो जैविकीय आधारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि विभिन्न सामाजिक पदों व परिस्थितियों के तरीके से होता है। अब पहले किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो तो बड़ा ही रहेगा, वो छोटा थोड़ी हो सकता है। बाद में वो जो आया है वो तो छोटा ही रहेगा, वो बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सामाजिक नियम है। दूसरी जो विशेषता है वो है स्थिरीकरण की अवधारणा प्राचीन काल की जो देन है। इसमें वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद प्रत्येक युग में समाज के दो वर्ग, जन्म, आयु, लिंग, व्यवसाय, गुण, स्वभाव, प्रजातीय भिन्नता, आधुनिक युग में अर्जित परिस्थिति के अनुसार बांटे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें दो भागों में बांटती हैं। तीसरा है, यह सर्वव्यापी है। ये ऐसा नहीं कि हमारे ही पाया जाता है, स्तरीयकरण पूरे विश्व में पाया जाता है। तो ये कैसा है? सर्वव्यापी है और एक ही उसमें नहीं पाया जाता, वर्तमान में भी है, भूत में भी था और भविष्य में भी होगा। हम इसके बिना नहीं समाज में जी सकते हैं। तो यह प्रत्येक युग, काल, समय तथा प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, स्तरीयकरण विभिन्न स्वरूपों में होता है। मतलब इसके जो आकार है, स्वरूप हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं।
काल और समय के अनुरूप स्तरीकरण के रूपों में अंतर हो जाते हैं। जो आधार 200 वर्ष पूर्व था वह वर्तमान समय में नहीं होगा। जैसा भारत में है वैसा आधार विदेश में भी नहीं होगा। अब हमारे यहाँ तो लड़के लड़की एक साथ रहे तो वो अवैध है, नहीं रह सकते, नियम के अनुसार वो गलत है। लेकिन हम कह नहीं ऐसा विदेशों में भी होना चाहिए या ऐसा विदेशों में भी होता है, पर ऐसा नहीं है। विदेशों में तो कोई परवाह ही नहीं है, आराम से लड़के लड़की साथ साथ रहे, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये क्या है, एक समय और स्थान और काल के अनुसार अलग अलग तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट है स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था में सहयोगी है। प्रत्येक समूह या सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु समाज के सदस्यों की स्थिति में किसी न किसी रूप में स्तर अवश्य ही निर्मित किए जाते हैं तथा इन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है यानी कि समाज के द्वारा उनको अधिकार या अथॉरिटी मिली होती है कि अगर इसका स्थान उच्च है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। जैसे हम उदाहरण के लिए एक परिवार लें, परिवार के अंदर अगर हम रहते हैं और बच्चा उसमें जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, तो जानता है कि मेरा एक माँ बाप के साथ क्या व्यवहार है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और मेरे लिए वो हमेशा उच्च हैं, उनका स्थान उच्च है। एक बच्चे का एक गुरु के साथ क्या व्यवहार है, क्या है, ये पहले से समाज में विद्यमान है। गुरु का भी स्थान उच्च है। उससे बड़े जितने भी लोग हैं, उसके जितने भी दादा दादी, नाना नानी, मामा मौसी, जो भी उससे बड़ा है उम्र में, वो भी उसके लिए क्या है, उसका पद उच्च है। तो इस तरीके से हम स्तरीकरण के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में क्या करते हैं, एक रूपता लाने का या सही सुचारू रूप से काम करने की व्यवस्था करते हैं। तो स्तरीकरण किसमें भी सहायक है, हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाने में। नेक्स्ट है समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन। स्तरीकरण के कारण समाज का क्या होता है, विभिन्न स्तरों में विभाजन होता है। जैसा भी मैंने वर्ण व्यवस्था का आपको उदाहरण दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमने विभाजन कर दिया। और किसका क्या काम है विभिन्न स्तरों पे, वो अपना अपना काम करता रहेगा, दूसरों से कोई टकराव नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो समाज में रह रहा है, उसे जो पद मिला है उसके अनुसार उसको काम करना है। नेक्स्ट है उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास। स्तरीकरण के द्वारा उच्चता और निम्नता का क्या होता है, क्रम चलता है। और यदि हम अपने को उच्च बनाना चाहते हैं तो प्रयास और प्रयत्न के द्वारा हम अपने स्थान को समाज में उच्च बना सकते हैं। और अगर हम ढंग से काम नहीं करते हैं, मानदंडों का ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा उच्च स्थान निम्न स्थान पर भी आ सकता है। ये परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं है ये स्थायी, हम एक बार उच्च हो गए तो अब हमें कोई निम्न कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है परस्पर संबद्धता। स्तरीयकरण के कारण एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के साथ परस्पर क्या बनी रहती है, संबद्धता बनी रहती है। इसके बाद है स्थायित्व। और यही परस्पर संबद्धता व्यक्ति को किसी समूह में रहने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। और जब वो लंबे समय तक समूह में रहता है तो उसका स्थायी सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार से कई मतलब उन्होंने विशेषताएं बताई और ये भी बताया कि यह क्या है,